नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेस्ट सीरीज में ऑल सब्जेक्ट्स रिवीजन थ्रू PYQ MCQs। आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 18 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है गवर्नर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, देखिए आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 के अंदर मेंशन है कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 155 के अंदर मेंशन है कि प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, ये फीचर हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट कर रखा है। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 4 फीचर्स को अडॉप्ट कर रखा है। पहला, फेडरेशन सिस्टम। काफ़ी बार पूछा गया है कि फेडरेशन सिस्टम किस कंट्री से लिया गया है, किस कंट्री से बोरो कर रखा है, तो ध्यान रखना कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा, आर्टिकल 248। आर्टिकल 240 आप जानते हो, रेसिड्यूरी पावर है। रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। रेसिड्यूरी पावर क्या होता है? अब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो हमारे तीनों लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर और कंकरेंट लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, तो उसके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होगा। इसको बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर। आर्टिकल 248 के अंदर है। आर्टिकल 155 अभी बताया था आपको कि प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, आर्टिकल 155 के अंदर है। कहाँ से ले रखा है? कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। और लास्ट वन इज़ 143। 143 में क्या है? एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैंने जी सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में आपको अच्छे तरह से बताया कि एडवाइजरी जुडिक्शन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन 4 फीचर्स को अडॉप्ट कर रखा है। फेडरेशन सिस्टम, आर्टिकल 248 रेसिड्यूरी पावर, आर्टिकल 155 कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा, आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन में फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी, आर्टिकल 155 कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है? कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर में रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, ये है स्टेट यूनिकैमरल भी हो सकता है और बाइकैमरल भी हो सकता है। स्टेट यूनिकैमरल का मतलब है कि स्टेट के अंदर ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और बाइकैमरल का मतलब है कि स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होंगे। अभी हम मान लेते हैं ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एक बिल पास किया गया, बिल पास किया और बिल को रेफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा गवर्नर के पास उनकी असेंट के लिए। गवर्नर के पास बिल आ गया। अब गवर्नर के पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं, उनको तीनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक को मानना पड़ेगा। पहला, कि वो अपनी असेंट दे दें। गवर्नर के द्वारा अगर बिल को असेंट दे दी जाती है तो गवर्नर एक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक, पहला। दूसरा, कि वो अपनी वीटो पावर यूज़ करें। वीटो पावर 3 प्रकार की होती है। वीटो पावर 3 प्रकार की होती है। कौन सी? पहला आता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि गवर्नर विदहोल्ड कर लेते हैं अपनी असेंट को, विदहोल्ड कर लेते हैं अपनी असेंट को, तो बिल तुरंत के तुरंत एंड हो जाएगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। दूसरा, सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो क्या होता है कि गवर्नर के द्वारा बिल को रिटर्न कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए। ठीक है, सस्पेंशन वीटो। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मनी बिल के अगेंस्ट सस्पेंशन वीटो को यूज़ किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। ना प्रेसिडेंट और ना ही गवर्नर मनी बिल को रिटर्न कर सकते लेजिस्लेटिव असेंबली में कंसिडरेशन के लिए, तो ध्यान रखिएगा। एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है कि गवर्नर के द्वारा बिल को पेंडिंग रख दिया जाता है, ना वो अपनी असेंट देते ना रिजेक्ट करते, बस पेंडिंग रखते हैं फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, और गवर्नर के बाद तीसरा अल्टरनेटिव कौन सा होता है? वो है रिजर्व द बिल। रिजर्व द बिल का मतलब गवर्नर बिल को सेंड कर देंगे प्रेसिडेंट के पास उनकी कंसिडरेशन के लिए। अब देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ये है गवर्नर बिल रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के पास, मतलब प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है उनकी कंसिडरेशन के लिए। कौन से बिल हो सकते हैं? तो कौन से बिल होंगे? अगेंस्ट द, ऐसा बिल जो अगेंस्ट हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ऐसा बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, वैसे बिल को गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। दूसरा, अगेंस्ट द DPSP। ऐसे बिल जिसके अंदर DPSP के अगेंस्ट प्रोविजंस हो, ठीक है, ऐसा बिल जिसमें DPSP के अगेंस्ट हो, ठीक है, उसको ही बिल को रिजर्व कर दिया जाता है गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए। दूसरा, ऐसे बिल जिसमें हाई कोर्ट की पावर को डिक्रीज किया जा रहा हो, रिड्यूस किया जा रहा हो, ऐसे बिल को भी गवर्नर रिजर्व कर देते हैं। तीसरा, अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। ऐसा बिल जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो,
ऐसे बिल को भी गवर्नर रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के पास। और भी कई सारे ऐसे बिल होते हैं। तो देखिए ये रिजर्व वाला है ना कि रिजर्व द बिल, ये आर्टिकल 201 के अंदर मेंशन है, ध्यान रखना। और आर्टिकल 200 के अंदर क्या है, आर्टिकल 200 के अंदर असेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर में रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 201। और कभी कभार क्या होता है कि 201 मेंशन नहीं होता, ऑप्शंस के अंदर 201 नहीं होता, तो उस केस में 200 सही होगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 169 क्या है। आर्टिकल 169 में क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं स्टेट लेजिस्लेचर होगा, उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया जाता है और एबोलिश किया जाता है। आर्टिकल 20 में मैंने बता दिया अभी, असेंट दी जाती है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता कि असेंट प्रेसिडेंट भी देते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट दी जाती है, किस आर्टिकल में मेंशन है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 111 के अंदर मेंशन है। ठीक, गवर्नर की असेंट पावर किस में है, आर्टिकल 200 में, और प्रेसिडेंट की असेंट किन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 111 में। और आर्टिकल 202 कौन सा है, यह है स्टेट बजट। स्टेट बजट जो बजट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, बजट टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। इसके अलावा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 202 फॉर द स्टेट बजट। अगर मैं आपसे बात करूँ यूनियन बजट, तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल 112। ध्यान रखिएगा स्टेट बजट 202 के अंदर और यूनियन बजट 112 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। देखिए आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन दे रखी है। आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन दे रखी है गवर्नर की। पहला, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, बस इतना लिखा हुआ है कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है कि ही मस्ट बी द कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, बस ये दो ही मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। बाय बर्थ ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, अब देखिए पार्लियामेंट के द्वारा, इन रुको मैं और आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ इसको। पार्लियामेंट के द्वारा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पास किया था। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पास किया, इनेक्ट किया, जिसके अंदर यह बता रखा था कैसे कोई व्यक्ति अब इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, ले सकता है, और किस तरीके से इंडियन सिटीजन अपनी सिटीजनशिप को लॉस कर सकता है। तो ध्यान रखना इंडियन सिटीजनशिप को लेने के लिए मतलब किस तरीके से कोई भी व्यक्ति इंडियन सिटीजन को एक्वायर कर सकता है, ले सकता है, वो 5 मेथड दे रखे हैं। 5 मेथड दे रखे हैं, कौन से बाय बर्थ पहला, दूसरा बाय डिसेंट, तीसरा नेचुरलाइजेशन, चौथा रजिस्ट्रेशन और पांचवा एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। और इसमें इसी एक्ट के अंदर ये मेंशन है कि किस तरीके से इंडियन सिटीजन अपनी सिटीजनशिप को लॉस कर सकता है। वैसे 3 मेथड बता रखे हैं, कौन से 3 मेथड, वो 3 मेथड कौन से रेनुंशिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बताइए ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ नहीं लिखा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड, मस्ट हैव द कंप्लीटेड द एज ऑफ द 35 ईयर्स, बिल्कुल सही है। एज इसके बारे में हम पढ़ते हैं किसको कितनी मिनिमम एज चाहिए। देखिए अब हम कर रहे हैं एज, अब पढ़ रहे हैं एज इसके बारे में। 21 एज किसकी होनी चाहिए, ग्राम पंचायत की। अगर आप सरपंच के इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपकी एज 21 होनी चाहिए, मिनिमम एज 21। और 25 एज किसके लिए चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए और लोकसभा के मेंबर के लिए, ध्यान रखिएगा लोकसभा के मेंबर के लिए। 30 किसकी एज चाहिए, राज्यसभा के मेंबर के लिए, और 35 किसके लिए चाहिए, ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहे हैं 21 ग्राम पंचायत, 25 PM प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के मेंबर के लिए, 30 राज्यसभा के मेंबर के लिए, 35 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही रहता है। थर्ड, ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। नहीं, आर्टिकल 158
ध्यान रखना, आर्टिकल 158 के अंदर मेंशन है कि गवर्नर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। फिर समझो, गवर्नर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ना राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, ना लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने चाहिए, ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होने चाहिए। आर्टिकल 158 में गवर्नर किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा है, मैं पूछता हूँ कि ही मस्ट बी द एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, ये लाइन किसके लिए अप्लीकेबल है? तो ये लाइन अप्लीकेबल होगी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, सॉरी प्रेसिडेंट के लिए ये लाइन अप्लीकेबल है। ही मस्ट बी द एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट के लिए अप्लीकेबल है। अगर यहाँ से लोक को काट दूँ और राज्य लिख दूँ, ही मस्ट बी द एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, जब ये लाइन किसके लिए अप्लीकेबल होगी? वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा फॉर द प्रेसिडेंट और राज्यसभा फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, और गवर्नर के लिए वो किसी भी वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, है ना। ही मे बी द अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर द 2 और मोर स्टेट्स, बिल्कुल सही है। देखिए ये 1956 में क्या था कि कोई एक व्यक्ति एक स्टेट का गवर्नर होगा, एक व्यक्ति एक ही स्टेट के लिए गवर्नर होगा, ठीक है। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में, जिसमें यह कह दिया गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर बन सकता है। फिर से समझो, 1956 से पहले यह था कि एक व्यक्ति एक स्टेट के लिए गवर्नर होगा, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया, जिसमें यह कह दिया गया था एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर बन सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में, किस अमेंडमेंट में ये कहा गया था। तो ध्यान रखना, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। अच्छा, अब एक व्यक्ति है और मान के चलो ये 4 स्टेट्स के अंदर गवर्नर है, तो इनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेट कितना सैलरी देगा गवर्नर को। फिर समझो, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेट कितनी सैलरी देगा, कितने रुपए देगा गवर्नर को। मान के चलो इनकी सैलरी है 100 रुपये, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि तुम 25 रुपये दो, तुम 25 रुपये दो, तुम 30 रुपये दो और तुम 20 रुपये दो। तो ये प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दी जाती है सैलरी प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ध्यान रखना, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 7th को लेके। तो इसका आंसर क्या है? तो ही मस्ट बी सिटीजन, ये भी गलत और ये भी गलत, तो इसका आंसर है 2 और 4, थर्ड का डी। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए मैं इसके आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कौन हो जाएंगे? पीएम, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल हेड कौन है, स्टेट गवर्नमेंट के, तो याद रखिएगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, तो ध्यान रखना गवर्नर। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएम, स्टेट गवर्नमेंट के सीएम, इंडियन स्टेट्स के प्रेसिडेंट और स्टेट के गवर्नर, ठीक। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ध्यान रखिएगा सीएम। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफिस टू द गवर्नर। कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर मैं यहाँ से गवर्नर काट दूँ और प्रेसिडेंट लिख दूँ, अब क्वेश्चन पढ़ना, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जब इसका आंसर क्या होता? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर की शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और प्रेसिडेंट की शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ कौन दिलवाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रू। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, नॉट ट्रू, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है।
आर्टिकल 155 के अंदर मेंशन है। ठीक है, स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं। ही कैन बी द गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट, बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, सही है। सी, ही होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ द 5 ईयर्स, बिल्कुल सही है, टर्म किस में दे रखे हैं, आर्टिकल 156 के अंदर। ठीक है, डी पढ़ते हैं। ही कैन बी रिमूव अर्लियर इफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट पास अ रिसोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल, नहीं, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, उस स्टेट लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ओके, द गवर्नर डज नॉट हैव अ पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के, चलो मैं स्क्रीन में बताता हूँ थोड़ा ढंग से ना, देखिए, प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट हमारे कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कंसल्ट करेंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस से। 4 किसके लिए अप्लीकेबल है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ये किसके लिए अप्लीकेबल है, हाई कोर्ट के जजेस के लिए। फिर से समझाता हूँ आपको, जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे तब हमारे प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे हमारे 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, जब प्रेसिडेंट हमारे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, जब प्रेसिडेंट हमारे कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, तो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। तो याद रखिएगा, गवर्नर किसको करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, नहीं, जैसे प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, उसी तरीके से गवर्नर हमारे पार्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, ही हैज़ अ पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देखो, इसको हम डिटेल में कराते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। समझो फिर से, प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, जिनके पास स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, किस फील्ड में, लास्ट फील्ड मतलब लिटरेचर, दूसरा आर्ट्स, तीसरा साइंस, चौथा सोशल सर्विसेज। ठीक है, उसी तरीके से गवर्नर 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जिनके पास स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किस फील्ड में, क्लास में, CLASS, क्लास C से कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, L से लिटरेचर, A से आर्ट्स, S से साइंस और दूसरे S से सोशल सर्विसेज। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के लिए कौन सा है, LASS, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कौन सा है, क्लास CLASS। तो ध्यान रखिएगा, 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और गवर्नर के द्वारा 1/6 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से क्या डिटेल होते हैं। ठीक है, तो ही हैज़ अ मेंबर टू नॉमिनेट, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ही हैज़ अ नो जुडिशियल पावर, स्टेटमेंट 4 क्या है, ही हैज़ अ नो जुडिशियल पावर, नहीं, उनके पास जुडिशियल पावर है। कौन सा है, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 213, आर्टिकल 213 के अंदर क्या है, ऑर्डिनेंस पावर। फिर समझते हैं, गवर्नर ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना होती। ठीक है, आर्टिकल पढ़ा होगा आपने 123, आर्टिकल 123 में क्या है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। उसी तरीके से गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, आर्टिकल 213 के अंदर मेंशन है।
तो नो जुडिशियल पावर नहीं, ऑर्डिनेंस जुडिशियल पावर होती है गवर्नर के पास। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सही है, इज ए नॉट पार्ट, ये गलत। तो 1 एंड 3 आंसर सही। तो 7th का बी। क्वेश्चन नंबर 8, when the same person is appointed as a governor of 2 or more states, the emoluments and the allowance payable to the governor shall be, अभी मैंने बताया था एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नर बन सकता है, स्टेट्स के लिए गवर्नर बन सकते हैं। तो उनकी जो सैलरी होगी वो डिसाइड की जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किस प्रपोर्शन से, जैसा वो ऑर्डर में कहेंगे। ऑर्डर से वो बताएंगे कौन सा स्टेट कितना प्रपोर्शन में सैलरी देगा गवर्नर को। तो इसका आंसर क्या आता है, डी, है ना। इट शैल बी द एलोकेटेड अमंग द स्टेट इन सच प्रपोर्शन एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डेटरमाइन। ठीक, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट के द्वारा जिस प्रपोर्शन में वो फिक्स करेंगे उसी में देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट सेंडिंग अ रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंशियल रूल। बिल्कुल सही है। देखो आपको मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ डिस्क्रिशनरी पावर होती क्या है। आपने आर्टिकल 200 पढ़ा होगा, ठीक है, आर्टिकल 201 भी मैंने पढ़ा है। ये दोनों डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक, डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब क्या है, डिस्क्रिशनरी का मतलब गवर्नर अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसल्ट से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेंगे वो हमारे गवर्नर को करना पड़ता है, ऐसा हमारे आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो बिना कंसल्ट के, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसल्ट के बिना गवर्नर स्टेप्स ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। उन एक्शंस को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। फिर से समझते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर अपने मन से, अपने बुद्धिमत्ता से, अपने माइंड से कुछ एक्शंस लेते हैं, उनको वो कंसल्ट नहीं करते हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। इस चीज़ को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, ये दोनों डिस्क्रिशनरी पावर है। एक और डिस्क्रिशनरी पावर है, देखिए ये है हमारे गवर्नर, ठीक, ये है प्रेसिडेंट। गवर्नर को लगता है कि स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही। फिर समझो, गवर्नर को लगता है कि स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही। तो गवर्नर एक रिपोर्ट सेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को बोलते हैं आप स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दीजिए, आर्टिकल 356। फिर से समझो, गवर्नर के द्वारा एक रिपोर्ट सेंड की जाती है प्रेसिडेंट को कि आप स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज कर दीजिए, लगा दीजिए, आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन है। कब, जब गवर्नर को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, फंक्शन नहीं कर रही। तो ये भी हमारा डिस्क्रिशनरी पावर है। ऐसी रिपोर्ट सेंड करते समय, ऐसे रिकमेंड करते समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, ये है डिस्क्रिशनरी पावर। तो स्टेप नंबर फर्स्ट फिर से पढ़ते हैं, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंशियल रूल। बिल्कुल सही है, गवर्नर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है किसी से भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ना लेजिस्लेटिव असेंबली से। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नहीं, अपॉइंटिंग मिनिस्टर हमारी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, जैसा सीएम कहेंगे वैसे उनको करना पड़ेगा। रिजर्विंग द सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट्स लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। आर्टिकल कौन सा बताया था, आर्टिकल 201, है ना। मेकिंग रूल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका क्या हो गया, 1 एंड 3, 9th का बी। क्वेश्चन नंबर 10, द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द गवर्नर इज नेसेसरी। अभी क्या बताया था कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 213, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो। देखो चलो मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन में समझाता हूँ। देखिए, गवर्नर ने आज ऑर्डिनेंस इशू के लगभग मान के चलो 3 महीने बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल रीअसेंबल हुई, सेशन में आई। जिस दिन से वो सेशन में आई, लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली जिस दिन से सेशन में आई, उसके 6 वीक्स के अंदर
ठीक है, उनको उस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा। फिर समझो, गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू किया जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं थी, ठीक, लेकिन 3 महीने बाद, एग्जाम्पल है, 3 महीने बाद लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में आई, तो जिस दिन से वो सेशन में आई है उससे 6 वीक के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर उस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा, ठीक है, बिल को पास करना पड़ेगा विद इन 6 वीक्स। तो क्या है, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो इसका आंसर क्या है, 10th का बी, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, 6 वीक्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस। अभी बताया था मैंने, आर्टिकल 213, और प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 123, और गवर्नर का 213। क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, अभी बताया था मैंने, आर्टिकल कौन सा है, 155। सेकंड, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर। बिल्कुल सही है। जैसे हमारे गवर्नर होते हैं, सॉरी, जैसे हमारे प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर के हेड होते हैं, उसी तरह से हमारे गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव पावर के हेड होते हैं स्टेट के। नॉर्मली होल्ड द ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 156 के अंदर मेंशन है। तो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। 12th का डी। क्वेश्चन नंबर 13, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन अ स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, अब बताया था अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 155 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान रखिएगा, नॉट ट्रू, ठीक है। ही इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही, मैंने बता रखा है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, उसी तरह से गवर्नर भी पार्ट होता है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के। ही कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ, नहीं। चलो इसको मैं डिटेल में बताता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसको मैं एक टेबल से बताऊँगा, और वो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप जल्दी समझ भी जाओगे। अब हम बात कर रहे हैं पार्डन पावर की, किस किस के बीच में, प्रेसिडेंट के और गवर्नर के पार्डन पावर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की बात करते हैं, और प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल्स में, मतलब किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की पार्डन पावर मेंशन है, आर्टिकल 72, और गवर्नर की कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 161। तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट की आर्टिकल 72 में और गवर्नर की 161 के अंदर पार्डन पावर दे रखी है। अब बात करें हम डेथ सेंटेंस की। डेथ सेंटेंस, एक है कोर्ट मार्शल या फिर मिलिट्री कोर्ट। देखिए, किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिल रखा है, किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिल रखा है, तो क्या प्रेसिडेंट उस डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं? तो आंसर है यस। अगर डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की, डेथ सेंटेंस को पार्डन, क्षमा करने का अधिकार ओनली प्रेसिडेंट के पास होता है, गवर्नर के पास नहीं होता, पहला। दूसरा, मिलिट्री कोर्ट के द्वारा सेंटेंस या पनिशमेंट दिया गया है, तो ओनली प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ही उस पनिशमेंट को क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। यस, मिलिट्री कोर्ट के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर डील नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा डिफरेंस होता है पार्डन पावर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब करते हैं क्वेश्चन, ही कैन पार्डन द सेंटेंस ऑफ डेथ, नहीं, ये किसके पास अधिकार है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। सी, ही डज नॉट अपॉइंट द जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है। कौन अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के, मतलब हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक। ही हैज़ नो इमरजेंसी पावर। बिल्कुल सही है, इनके पास कोई इमरजेंसी पावर नहीं होती, इमरजेंसी पावर ओनली प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, गवर्नर सैलरी एंड अलाउंस आर गिवन बाय। देखिए, जो गवर्नर की सैलरी और अलाउंस होती है वो कौन से फंड से निकाली जाती है, कौन से फंड से चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। याद रखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक। अगर मैं यहाँ पर गवर्नर काट दूँ और प्रेसिडेंट लिख दूँ, फिर प्रेसिडेंट सैलरी एंड अलाउंस आर गिवन बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ध्यान रखें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस, ठीक है। गवर्नर, बिल्कुल, अभी मैंने बताया था, गवर्नर, प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को कभी भी निकाला जा सकता है। इलेक्शन कमीशन, नहीं।
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं। इन तीनों के लिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से परमिशन लेगा, मतलब पार्लियामेंट जैसे कहेगा वैसे ही प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 156 of the Constitution of India provide that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enter upon his office. Which of the following can be deduced from this? ठीक है, नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस टिल द कम्प्लीशन ऑफ हिज टर्म, नहीं। अभी मैंने बताया प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। ठीक है, 5 साल खत्म होने से पहले, जो उसके टर्म है 5 साल, उसके खत्म होने से पहले प्रेसिडेंट कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, गवर्नर को निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट सेकंड, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द एक्सपायर ऑफ पीरियड ऑफ फॉर 5 ईयर्स, नहीं, ये भी गलत हो गया। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो ये प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट की 5 साल 20 तारीख को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उनके जो टर्म है 5 ईयर्स वो ख़त्म हो रहा है 20 तारीख को, लेकिन जो नेक्स्ट गवर्नर आने वाले हैं वो आएंगे 30 तारीख को। समझ रहे हो? उनको जो सक्सेसर गवर्नर आएगा वो 30 तारीख को ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो जो प्रेजेंट के जो गवर्नर हैं, जो 20 तारीख वाले जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो 30 तारीख तक एक्सटेंड करेंगे। कहने का मतलब ये वो इमीडिएटली ऑफिस को खाली नहीं करते, ठीक है, जब तक कि नेक्स्ट सक्सेसर आ नहीं जाता। तो ये दोनों गलत, तो इसका आंसर आता है डी, नेदर 1 और नेदर 2। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया? फर्स्ट फीमेल गवर्नर पूछता है तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। अगर सुचित्रा कृपलानी कौन है? सुचित्रा कृपलानी हमारी फर्स्ट सीएम थी, फर्स्ट फीमेल सीएम इन फ्री इंडिया। ठीक है, फर्स्ट फीमेल सीएम इन इंडिया कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, ये भी ठीक। विजय लक्ष्मी पंडित किस लिए फेमस है? इंदिरा गांधी के बारे में जानते होंगे। विजय लक्ष्मी पंडित किस लिए फेमस है? कि वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। सुचित्रा कृपलानी कौन थी? फर्स्ट फीमेल सीएम इन इंडिया। सरोजिनी नायडू फर्स्ट फीमेल गवर्नर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी? फातिमा बीवी। ये आपको मैं बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, कैन स्टॉप हिज अप्रूवल, परमिशन एंड कंसेंट ओवर एनी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था ये शुरुआत में। कैन रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया था कि ये रिजर्व वाला जो गवर्नर रिजर्व करते हैं बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, वो आर्टिकल 200 के अंदर भी मेंशन है, आर्टिकल 201 के अंदर भी मेंशन है। तो इसमें 201 को हम सही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। थर्ड, कैन रिटर्न एनी बिल इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 3 है। मैंने आपको बताया था ना कि मनी बिल के अगेंस्ट सस्पेंशन वीटो यूज़ नहीं की जा सकती, मतलब गवर्नर के द्वारा मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता रिकंसिडर करने के लिए। तो 19 का डी, ऑल ऑफ these are correct. Question number 20, what is the medium age for the become governor of a state in India? गवर्नर बनने के लिए कितनी एज चाहिए? मैंने बताया आपको 35 ईयर। 35 किस के लिए चाहिए? 3 लोगों के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और 25 किसके लिए चाहिए बताइए? पीएम और लोकसभा के मेंबर के लिए। और 30 ईयर्स किस लिए चाहिए? राज्यसभा के मेंबर के लिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं काफ़ी। 21, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज हैंडल बाय, देखिए कॉन्टीजेंसी फंड, सॉरी आजा भाई। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज हैंडल बाय, किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। अगर आपसे ये पूछा जाता कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? ध्यान रखें, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, हु अपॉइंट द सीएम ऑफ एनी ऑफ द स्टेट इन इंडिया?
सीएम को कौन अपॉइंट करते हैं, ध्यान रखना, गवर्नर ऑफ द स्टेट। और यहाँ पर सीएम को हटा दूँ, पीएम लिख दूँ तो हु अपॉइंट द पीएम, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएम को अपॉइंट कौन करेंगे, गवर्नर, और पीएम को कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 23, गवर्नर में रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं, मैंने ये बताया था, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब गवर्नर विदाउट कंसल्टेशन, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बिना कंसल्ट किए प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि आप प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज कर दीजिए, लगा दीजिए। ऑन द रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट, नहीं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीएम, बिल्कुल नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर, अभी बताया था मैंने। इफ़ ही इज कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे एमरजेंसी वाले चैप्टर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 24, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, देखिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट की बात कर रहे हैं, तो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन तो चेंज कर दूँ मैं, तो चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर रिमूव्ड बाय किसके द्वारा, फिर आंसर आ जाएगा प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अपॉइंट मेंबर्स और उसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, लेकिन रिमूव किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे है ना, एक्सेप्शन है, तो थोड़ा देख के पढ़िएगा कि चेयर अपॉइंट पूछ रहे हैं या रिमूव पूछ रहे हैं। अपॉइंट पूछा है तो गवर्नर के द्वारा, और रिमूव किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, लिस्ट मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, करना है। देखो कोड मैंने लिखे नहीं है, क्योंकि कोड को लिखने में लगता है टाइम, और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो क्वेश्चन 25 करते हैं, मैच द फॉलोइंग है। गवर्नर आर्टिकल 155 में, आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, गवर्नर आर्टिकल 155 में क्या बोल रखा है, प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 163 और 164 के अंदर मेंशन है। ड्यूटीज ऑफ द सीएम आर्टिकल 167 में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 169 में। मैंने बताया क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 169 के अंदर मेंशन है। ये था आज का 25 लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, क्योंकि अभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर आएगा, हम काफ़ी डिटेल में स्टेट लेजिस्लेचर को करेंगे, और काफ़ी क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। जी धन्यवाद।